पॉलिटी के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है, जहाँ की हम लक्ष्मीकांत सर की जो बुक है उसे हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमने प्रस्तावना तक पढ़ा, जहाँ की हमने देखा कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का सार है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति संविधान को नहीं भी पढ़ता है और वह केवल प्रस्तावना को पढ़ ले तो उसे इस बात की जानकारी हो जाएगी कि हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान है और संविधान में नागरिकों को क्या क्या मूल अधिकार दिए गए हैं। इन मूल अधिकारों के बारे में हम आगे की कक्षाओं में जानने का प्रयास करेंगे। आज जो हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे। संघ का मतलब हमारा केंद्र और इसके अधीन कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो चलिए आज का हमारा जो क्लास है उसे हम आरंभ करते हैं। तो हमारे संविधान में अनुच्छेद यानी हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें यह बताया गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ है, न कि राज्यों का समूह होगा। तो इससे हमें दो बातों की जानकारी मिलती है। पहली जो बात है उसमें हमें यह पता चलता है कि हमारे देश का नाम क्या है। इसमें इंडिया और भारत दोनों की चर्चा की गई है। तो हमें यहाँ यह समझना है कि इंडिया यानी भारत दोनों को अनुच्छेद 1 में क्यों शामिल किया गया। तो हम जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वह संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। तो संविधान सभा में इंडिया और भारत को लेके मतभेद हो रहे थे। कुछ लोगों का यह कहना था कि हमारे देश का नाम भारत रखना चाहिए, तो दूसरे जो लोग थे यानी दूसरा जो समूह था वह इस बात के लिए सहमत था कि हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए। तो एक जो है प्रत्यक्ष निर्णय नहीं बन रहा था, जिसका परिणाम हुआ कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 1 में इंडिया और भारत दोनों का जिक्र किया गया। तो अगर हम आम भाषा में समझे तो इंडिया का मतलब है, जैसे कि अभी जो मान्यताएं हैं उस मान्यताएं के हिसाब से हम देखें तो इंडिया का मतलब एक जो है पढ़ा लिखा वर्ग, भारत का मतलब जो हमारा जो ग्रामीण जो जनता है उसे भारत के रूप में हम समझ सकते हैं। यानी इंडिया भारत, इंडिया का मतलब शहरी और भारत का मतलब हमारा वास्तव में जो भारत है जो कि गांव में बसता है, इसके बारे में हमें अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं पता चलता है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया और भारत के बारे में जो बताया गया है वो वास्तव में जो है शहरी और ग्रामीण जो जनता है इसके बारे में बताया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आम भाषा में अभी जो अखबारों के माध्यम से हम देखते हैं, जैसे कभी कभी आपको देखने को मिलता है हमारे अखबार में जो एडिटोरियल आते हैं उस एडिटोरियल में इंडिया और भारत को इसी रूप में दिखाया जाता है, क्योंकि भारत का मतलब वह हमारा ग्रामीण आवास यानी ग्रामीण जनसंख्या और इंडिया का मतलब शहरी जनसंख्या। हमें बस इतना ही यहाँ पे याद रखना है कि अनुच्छेद 1 से पहली बात जो हमें पता चलती है वह है हमारे देश का नाम। और जो दूसरी बात है, यानी यहाँ पे आप हाईलाइट कीजिएगा राज्य पद्धति का प्रकार। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, यहाँ पे आप हाईलाइट कीजिएगा आप अपने नोट्स में भी कि राज्य पद्धति का प्रकार। यानी अनुच्छेद 1 हमें क्या बताता है? अनुच्छेद 1 हमें बताता है कि हमारी जो शासन प्रणाली होगी वह संघीय व्यवस्था के अनुसार होगी। यानी कि हमने संघीय व्यवस्था को अपनाया। संघीय व्यवस्था में हमें पता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन व्यवस्था, जिसे कि बाद में जो संशोधन हुआ था उस संशोधन के माध्यम से जो है स्थानीय सरकार की भी व्यवस्था की गई थी। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें यही इतना ही याद रखना है कि अनुच्छेद 1 हमें दो बातें बताता है। एक जो है हमारे देश का जो नाम है इंडिया यानी भारत, और दूसरा जो हमारे देश की जो शासन प्रणाली है वह कैसी होगी, तो हमने संघीय व्यवस्था को अपनाया।
चलिए, तो अनुच्छेद 1 को थोड़ा और डीपली अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें कुछ और बातों की भी जानकारी मिलती है। जैसे कि अनुच्छेद 1 के अनुसार जो भारत का जो क्षेत्र है उसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे 3 श्रेणियों में, भारत का मतलब, भारत का यानी भारत क्या है, इसके बारे में भी हमें अनुच्छेद 1 के माध्यम से पता चलता है। जैसे कि पहली बातों का पता चलता है कि भारत का जो राज्य क्षेत्र होगा वह क्या होगा, इसके बारे में भी अनुच्छेद 1 में बताया गया है, भारतीय राज्य क्षेत्र के बारे में। और दूसरी बातें जो है वह संघ क्षेत्र के बारे में भी बताया गया है। और तीसरा जो क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र, अगर हम भविष्य में किसी क्षेत्र को एक्वायर कर लेते हैं यानी कि अधिकृत कर लेते हैं, आप यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिएगा, अधिकृत करना, यानी जो आपका नोट्स होगा इसमें 3 श्रेणियों के बारे में आप एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को हम 3 श्रेणियों के रूप में देख सकते हैं। एक भारत का राज्य क्षेत्र, और दूसरा भारत का संघ क्षेत्र, और तीसरा ऐसा क्षेत्र जिसे कि हम इन फ्यूचर किसी से एक्वायर करें। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसमें हम देखेंगे कि राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार को हमारे संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। यानी कि यहाँ पे ये पीटी क्वेश्चन भी बन सकता है। यहाँ पे पहली अनुसूची, यानी कि प्रीलिम्स में हमसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के नाम, उनके क्षेत्रों के बारे में किस अनुसूची में वर्णन किया गया है। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन है। यानी कि यार छोटी छोटी जो फैक्ट है उस फैक्ट को पकड़ना है। हो सकता है कि फ्यूचर में हमसे ये पूछ दे, तो हमें याद रखना है कि जो हमारा पहली अनुसूची है उस अनुसूची में संघ शासित प्रदेश एवं राज्यों के बारे में बताया गया है। तो उसके बाद एक क्लास थोड़ा बहुत हम यह भी याद रखेंगे कि अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप पीसीएस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ आप याद रखिएगा 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो चलिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम यानी कि कोई समस्या तो नहीं है? अगर किसी को समस्या हो तो वो कमेंट में लिख सकते हैं। मैं जो हमारा नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें मैं इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, अब हम अनुच्छेद 2 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि हमारा अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 जो है वह संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। यानी अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि संसद की शक्ति क्या है राज्यों के संबंध में। कहने का मतलब कि संसद जो है वह नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है। यानी संसद की शक्ति के बारे में कि राज्यों के संबंध में संसद को क्या शक्ति है, इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं। अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि संसद को शक्ति है कि वह नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। कहने का आशय है कि संसद जो है विधि बनाकर नए राज्यों की स्थापना कर सकती है या नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। हमें इतना ज्यादा अंदर नहीं जाना है। यूपीएससी ज्यादा जो है डीपली जाकर आप लोगों के माइंड के साथ खेलती नहीं है, क्योंकि यूपीएससी बहुत छोटे छोटे फैक्ट को उठाती है जिनको कि हम कभी कभी अनदेखा कर देते हैं। हम पढ़ने के लिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत जो है, जिसे कि इंडिया भी बोलते हैं, राज्यों का संघ है, यह राज्यों का समूह नहीं है। ये तो हमें पता है, लेकिन वहां एग्जामिनेशन हॉल में इन छोटा छोटा जो फैक्ट है वो हमसे गलती करवा देता है।
तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है, ज्यादा डीपली नहीं जाना है। यूपीएससी डीपली नहीं जाती है, यूपीएससी बस आपके गेम के साथ खेलती है। जैसे कि हमने अभी देखा पहली अनुसूची के बारे में, यूपीएससी वहां पे क्या फेरबदल कर सकती है, तो पहली अनुसूची की जगह दूसरी अनुसूची डाल देगी या दूसरी की जगह तीसरी डाल देगी। तो ये आपके माइंड के साथ वो लोग खेलते हैं, तो हमें ध्यान देना है इस बात को। तो अनुच्छेद 2 में हमने क्या देखा अभी कि संसद को शक्ति है कि वह नए राज्यों को का प्रवेश करा सकती है तथा उनकी या नए राज्यों को स्थापित भी कर सकती है। यानी दो वन वर्ड में हमें याद रखना है, नए राज्य, संसद नए राज्य को स्थापित कर सकती है या जो पहले से स्थापित राज्य है उसे संघ में शामिल कर सकती है। इसके लिए विधि लाएगी बस। तो इस संदर्भ में संसद को दो शक्तियां हैं। एक जो हमने देखा कि भारतीय संघ में जो है राज्य को शामिल कर सकती है, जो पहले से जो राज्य बने हुए हैं उसे भारतीय संघ में शामिल कर सकती है, या वे ऐसा भी कर सकते हैं कि नए राज्यों का निर्माण करें और उसे भारत में भारतीय संघ में यानी भारतीय संघ व्यवस्था में उसे शामिल कर लें। अब देखते हैं दूसरी अनुच्छेद 3 के बारे में हम देखते हैं। अनुच्छेद 3 हमें यह बताती है कि संसद जो है वह नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है, यानी कि जो नए राज्य का निर्माण करे या वर्तमान जो राज्य है उसमें कुछ परिवर्तन कर सकती है। यानी कि ये हमें साधारण शब्दों में याद रखना है, अनुच्छेद 3 जो है वह संसद को राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करती है, यानी राज्यों का जो पुनर्सीमन है। जैसे कि अभी हमने हाल फिलहाल जम्मू कश्मीर के संदर्भ में देखा, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो यूटी बना के भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया वो अनुच्छेद 3 के माध्यम से ही किया गया। तो आप इसे याद रखिएगा, कभी कभी यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान हाल ही में जो जम्मू कश्मीर का जो गठन किया गया और भारतीय संघ में शामिल किया गया, यह किस अनुच्छेद से प्रेरित है। तो हमें याद रखना है, पीसीएस वगैरह में यह पूछा जा सकता है, यानी कि अनुच्छेद 3 के माध्यम से ही हमने जम्मू कश्मीर का जो है पुनर्गठन किया है। तो अनुच्छेद 3 जो है संसद को 3 शक्ति देता है। संसद चाहे तो जो राज्य है उसके क्षेत्र को अलग कर सकता है। आप इस ये भी करके यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ हाईलाइट कर लीजिएगा यहाँ पे कि राज्य जो वर्तमान में जो राज्य है उसका जो क्षेत्र है उसे अलग कर सकता है, या दो से अधिक राज्यों के क्षेत्र को मिला सकता है, या वर्तमान राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकता है। यानी कि संसद को अनुच्छेद 3 में शक्ति है कि राज्य के क्षेत्र को अलग करके नया राज्य दूसरे राज्य से मिलाकर नया राज्य का गठन कर सकती है, या दो राज्यों के क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। तो इन सब फैक्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पे इसे तोड़ के भी लिख दिया है कि राज्यों के क्षेत्र को बढ़ा सकती है संसद, राज्यों के क्षेत्र को घटा सकती है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है। यानी कि अनुच्छेद 3 जो है संसद को यह शक्ति देता है कि वह राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकता है, जो राज्य का जो क्षेत्र है उसे घटा सकता है, नए राज्य का निर्माण कर सकता है, नए राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, उसके बाद राज्यों के जो नाम में भी परिवर्तन कर सकता है। तो हमें यहाँ पे हमने अनुच्छेद 1, 2, 3 के बारे में हमने अभी तक देखा, जो कि राज्यों के संबंध में है कि नए राज्यों का निर्माण कैसे किया जा सकता है, नए राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, नाम में परिवर्तन कैसे किया जाता है, और इन सब शक्तियां जो है किससे प्राप्त है। तो हमने देखा कि जो संसद यानी राज्यों के संबंध में जो भी शक्तियां हैं वो संसद को प्राप्त है, यानी संसद कानून बनाकर राज्यों में परिवर्तन कर सकती है। तो अनुच्छेद 3 में जो अनुच्छेद 3 में दो शर्तों का उल्लेख किया गया है, जैसा कि जो इसके संबंध में यानी राज्यों के संबंध में कोई भी अध्यादेश लाया जाता है तो उसे सदन में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की जो संस्तुति है, यानी राष्ट्रपति उसे जो है
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिली जाए, यानी राष्ट्रपति की अनुमति से ही राज्यों के संबंध में कोई भी विधेयक अगर आता है जो कि राज्यों का जो संरचना है उस संरचना को परिवर्तन कर सकता है, तो वह वैसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही सदन में पेश किया जाएगा। तो अगर राष्ट्रपति की जो सॉरी तो हम कहाँ पे थे? हमने देखा कि जो संसद अगर राज्यों की संरचना में परिवर्तन के संबंध में कोई कानून लाती है तो उस कानून को सदन में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो राष्ट्रपति के भी कुछ दायित्व होंगे, यानी ऐसे ही तो राष्ट्रपति उस अध्यादेश को अपनी स्वीकृति उस अध्यादेश पे अपनी स्वीकृति तो नहीं दे देगा, तो राष्ट्रपति का भी कुछ दायित्व होगा। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति के पास अगर ऐसा कोई अध्यादेश आता है तो जिस राज्य के संबंध में वह अध्यादेश होगा उस राज्य के विधानसभा के पास भेजेगा कि आप इस अध्यादेश को देखें और आप इस पे आपकी क्या राय है, उस राय को आप दीजिए। यानी कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानसभा के पास भेजेगा और विधानसभा की जो राय होगी उसके बाद राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति उस अध्यादेश पे देगा। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, यानी कि हमारे मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि अगर जो संबंधित राज्य की जो विधानसभा है वह विधानसभा इस अध्यादेश को अगर नकार देती है तो क्या यह जो अध्यादेश है वह सदन में पेश नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है। यानी कि यहाँ पे एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि इस समय सीमा के अंदर जो है वह विधानसभा राष्ट्रपति को अपना राय सौंपेगा। तो अगर विधानसभा कोई राय देती है तो यह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है कि राष्ट्रपति उस राय को मानेगी। यानी हो सकता है नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं फॉर्मेलिटी के लिए राष्ट्रपति जो है उस अध्यादेश को उस संबंधित विधानसभा के पास भेजता है। अगर विधानसभा कुछ राय भी देती है तो ये राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति उस राय को माने या ना माने। संविधान में बाध्यकारी नहीं बनाया गया राष्ट्रपति को कि उस राय को राष्ट्रपति मानेगी। तो चलिए अब हम थोड़ा देख लेते हैं, भारत और अमेरिका से तुलना कर लेते हैं कि भारत की जो राज्य है उसके पास क्या शक्तियां हैं और अमेरिकी राज्यों के पास क्या शक्तियां प्रदान की गई। तो हमने अनुच्छेद 1 में देखा कि हमारे यहाँ जो राज्य जो संघ है वह राज्यों का समूह नहीं है, राज्यों का संघ है। तो इसका मतलब है कि संविधान जो है वह संसद को अधिकार देता है कि वह नए राज्य को बना सकता है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। इसके बारे में हमने ऊपर जानने का प्रयास किया। तो जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो संविधान है उस संविधान में क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। इस तरह भारत को सही कहा गया है कि विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है बल्कि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे संविधान में क्षेत्रीय एकता को ज्यादा बल नहीं दिया गया है। हमारा जो संसद है वह संसद जो है राज्यों की संरचना में परिवर्तन कर सकता है। इसीलिए जो है हमारे संविधान में यह बताया गया है कि हमारे यहाँ विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। आप इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिएगा, विभक्त राज्यों का जो है अविभाज्य संघ है, यानी संघ में परिवर्तन नहीं हो सकता है, राज्यों में परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका का जो संविधान है उसमें क्षेत्रीय एकता और राज्यों के अस्तित्व को गारंटी प्रदान की गई है। आप इस पॉइंट को याद हाईलाइट कर लीजिएगा
कि क्षेत्रीय एकता और राज्यों के अस्तित्व। हमें बस इतना ही याद रखना है कि हमारे यहाँ क्षेत्रीय एकता और राज्यों के अस्तित्व को हमारे संविधान में गारंटी प्रदान नहीं की गई है, वहीं अमेरिका में क्षेत्रीय एकता और राज्यों के अस्तित्व को गारंटी प्रदान की गई है। दूसरी बात जो हमें याद रखनी है वह यह है कि हमारे यहाँ राज्यों की संरचना के संबंध में कोई भी अध्यादेश लाया जाता है तो इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि संबंधित राज्य की विधानसभा उस पर स्वीकृति दे। अगर उस संबंधित विधानसभा के द्वारा स्वीकृति नहीं भी दी जाती है फिर भी वह अध्यादेश जो है वह कानून का रूप लेगा ही। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में अगर राज्यों के संरचना के संबंध में कोई भी कानून लाया जाता है तो उस पर राज्यों की अनुमति जो है अनिवार्य है। इसीलिए जो अमेरिका का जो संविधान है वह अविभाज्य राज्य का अविभाज्य संघ है। तो हमने आज का जो लेक्चर है उसमें संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र के बारे में जानने का प्रयास किया। ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी के लिए तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो वनडे एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम जैसे कि पीसीएस वगैरह का भी एग्जाम जो होता है उसमें जो है फैक्ट के बेस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग एक मेंस का क्वेश्चन मैं आप लोग से चाहता हूं कि आप लोग जो एक मेंस का क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। तो मेंस का जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है कि चलिए क्वेश्चन होगा कि भारतीय संघीय व्यवस्था एवं अमेरिकी संघीय व्यवस्था में तुलना कीजिए। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि भारतीय संघीय व्यवस्था एवं अमेरिकी संघीय व्यवस्था में तुलना कीजिए। फिर से मैं एक बार और बोल देता हूं, भारतीय संघीय व्यवस्था एवं अमेरिकी संघीय व्यवस्था में तुलना कीजिए। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हो, क्योंकि अभी हमने भारत और अमेरिका का तुलना किया था कि भारत के जो राज्य हैं उनको क्या शक्तियां प्राप्त है, अमेरिकी राज्य हैं उनको क्या शक्तियां प्राप्त है। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है वह यहीं तक। नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर होगा उसमें जो है हम राज्यों के पुनर्गठन के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम अनुच्छेद 368 के बारे में भी देखेंगे कि अनुच्छेद 368 हमें क्या बताता है। ओके गाइस, थैंक यू सुनने के लिए पूरा वीडियो में स्टार्टिंग है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, उसे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। आपके साथ इस वीडियो में अमिताभ आनंद जी थे जो कि 3 बार यूपीएससी का एग्ज़ाम लिख चुके हैं। तो गाइज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकें, वीडियो को लाइक कर सकें, आगे पहुंचा सकें, लोगों के पास पहुंचा सकें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी रहेंगे हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोगों का प्यार यूँ ही मिलता रहेगा, हमें आशा है हमें। ठीक है गाइस, तो थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले जाते। थैंक यू गाइस, बाय बाय।